तो आज का आप लोगों का टॉपिक है संसदीय समितियां। टॉपिक क्या है? संसदीय समितियां। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहां पर एक शब्द निकल के आता है, एक संस्था निकल के आती है, संसद। चूंकि संसदीय समितियों से एक संस्था निकल के आती है, संसद। मुख्य रूप से इस संसद का कार्य क्या है? देखो, संसद का कार्य, एक मुख्य कार्य तो विधि निर्माण का है, क्योंकि ये विधायिका है। ये केंद्र सरकार की विधायिका है। किसकी? केंद्र की विधायिका है। सरकार के 3 अंग होते हैं ना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो केंद्र की विधायिका का नाम क्या है? संसद। अब इसका पहला प्राइमरी कार्य, जिसका जो मूल उद्देश्य है, वो है आपका विधि का कार्य करना। विधि का कार्य करना, विधि निर्माण करना, विधि निर्माण का कार्य करना, कानून बनाना। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, विधि निर्माण बनाना, विधि निर्माण का कार्य करना। तो देखो, एक कार्य तो ये है ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका केवल एक कार्य है। इसके अतिरिक्त जो कानून कार्य विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं, कार्यपालिका जब उन्हें लागू करती है, तो उसके माध्यम से प्रशासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है, वो सामूहिक तौर पर लोकसभा के ऊपर उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो जुडिशियल सिस्टम है, उसके न्यायाधीश कार्य कैसा कर रहे हैं, भारत की जो प्रमुख संस्थाएं, चाहे वो राष्ट्रपति, क्योंकि इसके पास सबसे बड़ा अधिकार है, ये विभिन्न संस्थाओं को हटा सकती है, उनको उनके पद से हटा सकती है। तो इसका दूसरा बड़ा कार्य होता है प्रशासनिक निगरानी का। दूसरा कार्य क्या होता है? प्रशासनिक निगरानी का कार्य होता है। प्रशासनिक निगरानी का दूसरा प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रशासनिक निगरानी। तो पहला काम क्या है? कानून बनाना। दूसरा काम क्या है? प्रशासनिक निगरानी, है ना। और तीसरा काम क्या हो सकता है? सरकार की जो नीतियां हैं, उन्हें निर्धारित करना। सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार के कार्य करने की जो है, तो ये आपका विधि निर्माण के अंतर्गत ही ये विषय वस्तु भी आ सकता है। तो अब ये चूंकि संसद का इतने सारे काम हैं और इतने सारे कार्यों के लिए बहुत जरूरी है कि संसद के पास अपना खुद का एक क्या हो? प्रशासनिक तंत्र हो। क्या होना चाहिए? संसद का अपना खुद का प्रशासनिक तंत्र हो। और इसके लिए संसदीय सचिवालय होते हैं। संसदीय सचिवालय होते हैं। राज्यसभा के पास अपना सचिवालय है और लोकसभा के पास अपना सचिवालय है। इनका प्रमुख जो होता है, महासचिव होता है। यहाँ का जो हेड होता है, वो महासचिव होता है। तो कहने का तात्पर्य, यहाँ पर तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन बात यहाँ पे है, प्रशासन का कार्य तो चलता है। निगरानी को लेकर संसदीय कार्यों में सबसे बड़ी मदद वहाँ का संसदीय सचिवालय करता है। लेकिन विधि निर्माण का कार्य, अब देखो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि चूंकि संसद के पास इतने व्यापक स्तर के कार्य हैं, इतने व्यापक स्तर के, संसद को संविधान संशोधन भी करना है, संविधान का संरक्षण भी करना है, भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं की निगरानी भी करना है, एक उत्तरदायित्वपूर्ण संस्था के रूप में भी कार्य करना है, जनता की आवाज बनना है ना। यही तो लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो भारत के लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में जरूरी होता है कि संसदीय निगरानी को बहुत प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए एक ऐसी संस्था हो, ऐसी समितियां हो, जिन पे संसद का सबसे ज्यादा विश्वास और भरोसा हो, है ना। एक ऐसी बॉडी हो जिस बॉडी पर संसद को सबसे ज्यादा विश्वास और भरोसा हो। तो संसद में समितियों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि संसद अपना कार्य बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ही निष्पक्षता के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही तर्कता के साथ कार्य को निष्पादित कर सके और कार्य को सुचारू रूप से चला सके। तो इतने व्यापक कार्यों के लिए संसदीय निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, अधिक सार्थक बनाने के लिए संसद को ऐसी एजेंसियों की आवश्यकता है जिससे संपूर्ण सदन का विश्वास प्राप्त हो, जिसे संपूर्ण, तो ऐसी जो संस्था बन सकती है वो संसदीय समितियां ही हैं। क्या है वो? संसदीय समितियां।
ये जो संस्था आपकी है संसदीय समितियां, यही वो संस्था है जिसको संसद का सबसे ज्यादा विश्वास और भरोसा होता है। क्यों? क्योंकि ये संसद के दोनों सदनों से निर्वाचन के माध्यम से, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन के माध्यम से मिलकर बनी होती है, या लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति या उपसभापति लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के माध्यम से निर्वाचित होती हैं, नियुक्त होती हैं। तो समितियां एक ऐसी संस्था के रूप में संसदीय प्रणाली में कार्य करती हैं जिन पर संसद को सबसे ज्यादा भरोसा होता है, सबसे ज्यादा संसद को विश्वास होता है। तो ऐसे में आपकी लोकसभा और राज्यसभा ये बड़ी संस्था हैं और इन बड़ी संस्थाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो संसदीय प्रणाली क्या है? संसदीय प्रणाली को बहुत आसान भाषा में समझना है, इतना ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। संसदीय प्रणाली का मतलब है जहां पर उत्तरदायित्व और नियंत्रण का सिद्धांत हो, जहां पर संसद की सबसे बड़ी भूमिका हो, संसद विधि निर्मात्री के साथ साथ प्रशासनिक निगरानी का भी दायित्व संभाले, और इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए संसदीय समितियों का निर्माण किया गया है। तो सबसे पहली चीज संसदीय समितियां हैं किस लिए? क्योंकि संसद अपने कार्य, क्योंकि संसद की देखिए आमतौर पे आप देखते हैं वर्ष भर में 3 बैठक होती हैं, है ना। संविधान में उल्लेख है कि 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो जो 3 बैठक होती हैं, 2-2 महीने की 3 बैठक हैं। पहले बजट सत्र होता है, बजट सत्र के बाद आपका मानसून सत्र होता है, जैसा कि अभी देख रहे हैं अभी चल रहा है। शीतकालीन सत्र होता है आपका। तो ये जो आपके सत्र होते हैं, इन सभी सत्रों पे आप पाएंगे कि संसद जो है, आप सिर्फ इसी टाइम पीरियड पे संसद सदस्य कार्य करते हैं, बाकी समय पीरियड पे अपने अपने जो उनके संसदीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जनता की समस्याओं को सुनना, वहाँ पे विकास कार्य करना, वहाँ पे विभिन्न समस्याओं को संभालने के लिए ये संसद सदस्य वहाँ होते हैं। ऐसे में संसद का कार्य ठप्प नहीं हो जाता है। संसद का कार्य संसद द्वारा निर्वाचित या मनोनीत संसदीय समितियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आसान भाषा में समझ गए कि संसद का कार्य इतना ज़्यादा भारी भरकम है कि उस कार्य को क्या करना, सुचारू रूप से चलाने के लिए संसद को समितियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब ये समितियां 2 प्रकार की हो सकती हैं। पहली है स्थायी समितियां, दूसरी अस्थायी समितियां। तो स्थायी और अस्थायी मतलब जो कभी भी समाप्त ना हो, जिनका प्रतिवर्ष जो है क्या होता रहे, निर्वाचन होता रहे, और वो आपकी एक तरीके से कह सकते हैं कि कार्य की प्रकृति का आधार क्या हो, स्थायी हो। कार्य की प्रकृति का आधार स्थायी हो तो स्थायी समिति बनेगी, और यदि कार्य की प्रकृति का आधार अस्थायी है तो वो अस्थायी समिति के तौर पे रहेगी। तो स्थायी समितियों की बात करिए, यदि आप स्थायी समितियों की बात करें, स्थायी समिति की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? लगभग 6 के आसपास है। 6 भागों में बांटा जा सकता है, माफ करिएगा 6 भागों में बांटा जा सकता है इसको। 6 भागों में, 6 भाग कैसे कैसे हो सकते हैं? देखो 3 तो प्रमुख हैं। पहली है आपकी वित्तीय समितियां। पहले प्रकार की समिति क्या है? 6 भाग हैं। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार। किस तरीके की समितियों में? अस्थायी समितियों में। दूसरी होती है अस्थायी समितियां। तो पहला प्रकार जो स्थायी परमानेंट यानी हमेशा रहेंगी, संसदीय प्रणाली में इन समितियों को हर साल में या तो निर्वाचित या मनोनीत किया जाएगा, या तो निर्वाचित किया जाएगा संसदीय सदस्यों द्वारा या मनोनीत किया जाएगा। प्रतिवर्ष में इनका कार्यकाल प्रतिवर्ष का होता है। तो ऐसे में आप समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से समझना एक एक बिंदु को। तो स्थायी समितियों में सबसे प्रमुख आपकी होती है वित्त समितियां। अभी में प्राक्कलन समिति भी एक वित्त समिति है। एक होती है फाइनेंस कमेटी, जिसके अंतर्गत आपकी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए समिति होती है कि आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। मैं आप सभी को एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण किताब बताऊंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। हमारी संसद एक किताब है, इस संसद का चैप्टर नंबर 11 आपका संसदीय समितियों से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छी किताब है, यदि आप इसको पढ़ेंगे संसदीय समितियां समझ में आ जाएंगी। दूसरा, यदि आपको इसको नहीं पढ़ना हो तो आप सभी एक मेरा वीडियो पढ़ा हुआ है, उसे जरूर देखिएगा। वीडियो का नाम है संयुक्त समितियां।
जो आपकी जेपीसी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उस पर मैंने सारी समितियां पढ़ाई हैं यूट्यूब पे, आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे वो पब्लिश है। आप सर्च करिएगा संयुक्त समितियां बाई रवि प्रकाश आज़ाद या आज़ाद IAS एकेडमी, आपको वीडियो आ जाएगा। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सारी समितियों के बारे में लिखवाया है, समझाया है, नोट्स बनवाए हैं। तो आप एक बार उसे जरूर देखिएगा, आप पूरे पढ़ लेंगे, समितियों से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब बात किस चीज़ की कर रहे हैं हम लोग? स्थायी समितियों में। पहले प्रकार की समितियां होती हैं वित्त समितियां। वित्त समितियों में 3 प्रमुख वित्त समितियां हैं। पहली है प्राक्कलन समिति, दूसरी है लेख लेखा समिति और तीसरी आपकी सार्वजनिक उपक्रमों के मामले की समिति। मैं देखो अब आपको होलिस्टिक अप्रोच में समझा रहा हूं, आंसर में आपको इसी से आंसर निकल आएगा। दूसरे प्रकार की समिति होती है विभागीय स्थायी समितियां। विभागीय स्थायी समितियां आपकी 24 प्रकार की होती है। 24 समितियां हैं जो आपकी विभागीय स्थायी समितियां हैं। ये देखिए विभागीय स्थायी समितियों की पूरी लिस्ट दी गई यहाँ पे। वाणिज्य समिति, गृह कार्य समिति, मानव संसाधन विकास समिति, हर एक मंत्रालय से जुड़ी हुई है ये। उद्योग समिति, विज्ञान प्रौद्योगिकी, वन एवं पर्यावरण एवं वन समिति, परिवहन तथा पर्यटन समिति, कृषि समिति, संचार समिति, रक्षा समिति, ऊर्जा समिति, विदेश कार्य समिति, वित्त समिति, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति समिति, सार्वजनिक वितरण समिति, श्रम एवं कल्याण समिति, पेट्रोलियम तथा रसायन समिति, रेल समिति, शहरी और ग्रामीण विकास समिति। तो हर एक डिपार्टमेंट की, विभाग की एक एक समिति बना दी गई है। इस पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब पार्लियामेंट सत्र में नहीं रहती तो ये समितियां कार्य करती रहती हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रकार की समिति आपकी होती है विभागीय समिति। तीसरे प्रकार की समिति होती है आपकी जांच के लिए गठित की गई समितियां। बहुत सारी जांच समितियां होती हैं, ये भी स्थायी प्रकार की होती हैं, जैसे कि याचिका समिति। कोई याचिका आती है, कोई आवेदन के लिए गठित की गई समिति है, या फिर विशेषाधिकार समिति, जो संसदीय सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार को ध्यान में रखते हुए एक समिति बनाई गई है। आचार समिति, एक आचार समिति होती है। परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित कई समितियां बनाई जाती हैं, जिनके अंतर्गत सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति, विचारार्थ प्रस्तुत किए गए विषयों के लिए गठित समिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की समिति, या फिर महिला सशक्तिकरण समिति, या लाभ के पदों के लिए गठित संयुक्त समिति। तो ये विभिन्न प्रकार की समितियां इसके अंतर्गत आती हैं। 5वें प्रकार की समिति होते हैं संसद के जो दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं। संसद के दिन प्रतिदिन के कार्य के संचालन के लिए जो समितियां बनाई जाती हैं, जब संसद सत्र होता है तो प्रतिदिन ऐसे उसका कार्य कैसे होगा, तो इसके लिए आपकी कार्य सलाहकार समिति होती है। सदस्यों के निजी विधेयक होते हैं, उससे संबंधित एक आपकी समिति होती है। विनियमन समिति होती है। सदन की बैठकों के सदस्यों की अनुपस्थिति के लिए गठित समिति होती है। सारी समितियां होती हैं। और 6वें प्रकार की जो समिति होती है वो सदन समितियां अथवा सेवा समितियों के रूप में इनको जानते हैं। ये सदस्यों की सुविधाएं, जितनी भी सुविधाएं और सेवाएं सदस्यों को प्राप्त होती हैं, संसद का सदस्य होते हैं उनको ध्यान में रखती हैं। तो स्थायी समितियां 6 प्रकार की होती हैं। सभी 6 प्रकार की समितियों के बारे में चर्चा मैंने आपको बता दिया। दूसरे प्रकार की समिति होती है तदर्थ समिति। तदर्थ समिति या अस्थायी समिति। तदर्थ समिति विशेष प्रयोजनों के लिए बनती हैं। 2 विशेष प्रयोजन हो सकते हैं। पहला हो सकता है किसी भी चीज की जांच को लेकर के, एक जब तक मान लीजिए कोई ऐसा मामला है तो उसको ध्यान में रख करके एक तदर्थ समिति बनाई जा सकती है। दूसरा मामला हो सकता है सलाहकारी प्रवृत्ति की। कई बार कई सारे ऐसे बिल होते हैं जिनमें सरकार को विशेष सलाह की जरूरत होती है, तो ऐसे में सरकार एक तदर्थ समिति बना देती है जो कि एक निश्चित अवधि तक रहती है और अपना प्रयोजन पूर्ण करने के बाद वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो तदर्थ समिति 2 प्रकार की होती है, पहले जांच प्रकार की समिति, दूसरी सलाहकारी समिति। ठीक है, कई बार ऐसे बहुत सारे मामले आ जाते हैं जिनको लेकर के हमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनानी पड़ती है, जेपीसी भी बनानी पड़ती है। अब जेपीसी के बारे में ज्यादा जानना है तो आपको संयुक्त संसदीय समितियों का वीडियो आजाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जरूर देखना चाहिए। आप उसे देखेंगे, आपको रट जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गई समितियों के बारे में चर्चा। थोड़ा बहुत मैं चाहता था कि आपको समितियों के बारे में कुछ आपको मोटा माटी बता दूं। तो संसद का कार्य अत्यधिक विविधतापूर्ण होता है, अत्यधिक जटिल होता है, अत्यधिक बृहत होता है। तो इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसद के पास अपनी समितियां होती हैं जो 2 प्रकार की होती है, पहली स्थायी समिति, दूसरी तदर्थ समिति। स्थायी समिति 6 प्रकार की होती हैं और तदर्थ समितियां विशेष प्रयोजन के लिए बनती हैं। और जांच को ध्यान में रख करके सबसे बड़ी समिति होती है आपकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जेपीसी बनाई जाती है, जो कई बार बनाई जा चुकी है, अभी हालिया समय में भी बनाई गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्राक्कलन समिति की।
तो क्वेश्चन में चूंकि प्राक्कलन समिति आपकी एक एस्टीमेट कमेटी है और सबसे इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में जितनी भी समितियां हैं उनमें से सबसे बड़ी समिति आपकी प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य हैं। 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं और इसका मुख्य कार्य होता है प्राक्कलन करना, किसका? धन का, अनुमान का। जब बजट बनता है, ध्यान रखिए, जब बजट बनता है तो सरकार के द्वारा बजट में जो अनुमान निर्धारित किए जाते हैं वो अनुमान सही है या गलत है, उनको कौन निर्धारित करता है? प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, इसको बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी। तो एस्टीमेट कमेटी का मुख्य कार्य क्या है कि धन का, इसके 3 प्रमुख कार्य हैं। तीनों कार्य मैं आप लोगों को अभी डिस्कस करता हूं, आप लोग एक बार इसमें भी देख सकते हैं। तीनों कार्य आपको बताता हूं कौन कौन से मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य है कि सरकार के जो वार्षिक वित्तीय विवरण है या वार्षिक जो बजट है, उस बजट में जो अनुमान दिए गए हैं, जो बताए गए कि इस योजना के लिए इतना करोड़ खर्च होगा, इस योजना के लिए इतना करोड़ खर्च होगा, इस योजना के लिए इतना करोड़ खर्च होगा, तो बजट जब सदन में प्रस्तुत होता है तो ये कमेटी बताती है कि अनुमान सही है या गलत है, इतना खर्च होगा। आप जब कभी मान लीजिए अब आप लोग घर से बाहर पढ़ने के लिए निकलते हैं तो ऐसे में एक एस्टीमेट लगाते हैं ना, या घूमने के लिए निकलते हैं, भाई इतना खर्चा हो जाएगा, इतने की टिकट लगेगी, इतने का खाना पीना होगा, इतने का रहना होगा, तो हम हर चीज पे एक एस्टीमेट लगाते हैं। आज आप सभी आईएएस पीसीएस की तैयारी करें तो एक एस्टीमेट है कि भाई इतना खर्चा होगा मेरा, इतने खर्चे के बाद मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, चयनित हो जाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपकी एस्टीमेट कमेटी होती है, जो आपकी प्राक्कलन समिति होती है, उसका काम होता है प्राक्कलन करने का, अनुमान लगाने का कि जो पैसा बजट में विवरित किया गया है वो सही है या गलत है। पहला काम तो ये देखो, बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है ये। दूसरा, जितने भी बताए गए आपके अनुमान हैं उन सभी अनुमानों में कितना पैसा और कम किया जा सकता है, कितनी मितव्ययता यानी कि फिजूल खर्ची को कम करने का प्रयास एस्टीमेट कमेटी करती है। एस्टीमेट कमेटी का काम क्या होता है? फिजूल खर्ची ना हो, मितव्ययिता, कम से कम में बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्ण कार्य हो जाए। तो इसका काम क्या है कि ऐसी कौन सी नीति लाई जाए, ऐसे कौन से टूल्स प्रयोग किए जाएं जिसके माध्यम से कम पैसे पे कोई कार्य बेहतर से बेहतर हो जाए। तो मितव्ययता को लेकर के भी कार्य करना, संगठन में सुधार करना, कार्य कुशलता या प्रशासनिक सुधार किस तरीके से लाए जा सकते हैं, इसको लेकर के ये पूरी की पूरी कमेटी आपकी काम करती है। इसके अलावा क्या सरकार को वैकल्पिक नीतियां अपनाई जानी चाहिए, उस पर ये कार्य करती है। और तीसरा, ये जांच करती है कि किन सीमाओं के अंतर्गत रहकर सरकार के द्वारा ये पूरा का पूरा एस्टीमेट किया गया है, इसकी जांच भी प्राक्कलन समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे सतत किफायत समिति भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत किफायती तौर पे ही बजट में जितने अनुमान होते हैं उनको सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। और समिति वर्ष भर काम करती है, अपनी रिपोर्ट समय समय पर सदन में प्रस्तुत करती रहती है और सरकार की विभिन्न योजनाओं पर अपने सुझाव देती है। ऐसे नए विभिन्न प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में भी सरकार को बताती रहती कि ऐसे करके आप अपना जो है पैसा न्यूनतम कर सकते हैं। तो प्राक्कलन समिति 30 सदस्यीय समिति है, केवल लोकसभा की समिति है। बाकी जितनी आपकी अन्य समितियां हैं, चाहे वो आपकी 2 प्रमुख समितियां और आपकी लोक लेखा समिति का काम इसके बाद में होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो सीएजी ऑफिस होता है, कैग का ऑफिस होता है, कैग के ऑफिस से आपकी कैग रिपोर्ट लोक लेखा समिति, जब कार्य हो जाता है, जब कोई भी धन खर्च हो जाता है तो उसका ऑडिट होता है और ऑडिट में सीएजी रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसका काम होता है। 22 सदस्य होती है, लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के आपके 7 सदस्य होते हैं। ऐसे ही आपकी पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनके लिए जो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति होती है उसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य और 7। ये एक परमानेंट कमेटी है, हर साल इसमें अध्यक्ष होते हैं, हर साल इसका चुनाव होता है, हर साल जो इसका अध्यक्ष आमतौर पे विपक्ष का जो नेता होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्राक्कलन समिति 30 सदस्यीय समिति है। तो और संसदीय समितियों के बारे में विस्तृत जानकारी को लेकर आपको मेरा वो वीडियो देखना पड़ेगा, संयुक्त संसदीय समितियों का, आपको आजाद आईएएस एकेडमी के YouTube चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। इसी के साथ आज के विषय वस्तु को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आपको कैसा लगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, बताइए कैसा लगा।